नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले डालते हैं क्या है इस समय की सुर्खियां। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के इटावा और धौरहरा में करेंगे जनसभा। रामलला के दर्शन और पूजन के बाद अयोध्या धाम में होगा रोड शो। 24 की चुनौती में विपक्ष ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। राहुल गांधी की तेलंगाना और आदिलाबाद और महबूबनगर में रैलियां। सपा, बसपा और आरजेडी के दिग्गज भी कर रहे हैं जमकर चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का तलाशी अभियान जारी। पुंछ में कल वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 1 जवान हुआ था शहीद। और आईपीएल के पहले मैच में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगी टक्कर, तो दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 93 सीटों में मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 10 सीटों में संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली की सीटें शामिल हैं। सभी की नजरें समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी सीट पर है। सपा ने यहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इसके अलावा कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग होगी, तो छत्तीसगढ़ में 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल में 4-4 सीटों पर, जबकि गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 2-2 सीटों पर भी मतदान होगा। और लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनसमर्थन जुटा रहे हैं। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम आज सबसे पहले यूपी के इटावा में जनसभा करेंगे। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद प्रधानमंत्री सीतापुर पहुंचेंगे, जहां वो हरगांव स्थित लैगून फील्ड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहीं से प्रधानमंत्री एक साथ 4 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा, खीरी और मिश्रिक के मतदाताओं को विजय संदेश देंगे। दिन के अंत में पीएम प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या धाम पहुंचेंगे। पीएम अयोध्या में श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रोड शो भी करेंगे। और आइए यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे आंध्र प्रदेश के धर्मावरम, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। उद्देश्य बताना चाहता हूं, నేను ఈ రోజు విశాల సభలో మేము ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నామో, తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకున్నాయి, ఎందుకు నరేంద్ర మోడీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో కలిసి నడుస్తున్నారు అనే విషయానికి నేను సమాధానం చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను। हम अपराध को आंध्र प्रदेश से एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं। మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ గుండాగిరిని, నేరస్తుల్ని అరికట్టడానికి, అరాచకాల్ని అరికట్టడానికి ఇవాళ మేము ఈ పొత్తు పెట్టుకున్నాం। ఆంధ్రప్రదేశ్ से रैंपड करप्शन को
समाप्त करने के लिए अलायंस किया है। పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న అవినీతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పూర్తిగా సమాప్తం పలకడానికి మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం। आंध्र प्रदेश से लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విస్తృతంగా జరుగుతున్న భూమి మాఫియాని అరికట్టడానికి మేము ఈ పొత్తు పెట్టుకున్నాం। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है। ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక రాజధాని అమరావతిని మళ్ళీ రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి పునఃస్థాపితం చేయడం కోసం మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం। भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्तापित करने के लिए अलायंस किया है। ఏడుకొండలవాడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను మళ్ళీ కాపాడడం కోసం ఈ మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం। और अंत में तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है। చివరికి ఏదో ఉన్నతమైన ఉత్కృష్టమైన తెలుగు భాషను పరిరక్షించడానికి మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం। भाई और बहनों, ये जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन बाबू, कान खोलकर सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम तेलुगु भाषा को समाप्त नहीं होने देंगे। ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుగు భాషను సమాప్తం చేసి ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తున్నారు। జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సభ నుంచి నేను చెప్తున్నాను, చెవులు రిక్కించి విను, భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నంత వరకు తెలుగు భాషను సమాప్తం చేయగలిగిన దమ్ము ఎవరికి లేదు। भाई और बहनों, पोलावरम पूरे आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है। మిత్రులారా, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఒక జీవనాడి లాంటిది। ये पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का जब डिवीजन हुआ तब केंद्र सरकार ने मंजूर किया था। ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని అన్యాయంగా అశాస్త్రీయంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని ఇక్కడ మంజూరు చేసింది। परंतु जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। పోలవరం ప్రాజెక్టు రైతుల కోసం మేము మంజూరు చేస్తే ఇక అవినీతి పరుడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలవరం ప్రాజెక్టును ముందుకు సాగకుండా తన అవినీతి కోసం ప్రాజెక్టును పూర్తిగా ఆలస్యం చేసే పని చేస్తున్నారు। भाई और बहनों, मैं आपको एक मोदी गारंटी कहने आया हूं। మిత్రులారా, నేను మీ అందరికీ ఒక మోడీ గారి గ్యారంటీ చెప్పడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను। आप आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू जी की सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार बना दीजिए, 2 ही साल में पोलावरम प्रोजेक्ट को हम समाप्त कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। మిత్రులారా, ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ హామీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను, ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయండి, కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ప్రభుత్వం చేయండి। నేను ఇస్తున్న హామీ అంటే రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ప్రతి రైతుకు నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని తీసుకొస్తాం। भाई और बहनों, अभी ये इंडिया अलायंस वाले घूमते हैं और कहते हैं कांग्रेस पार्टी को बहुमत दो, इंडिया अलायंस को बहुमत दो। మిత్రులారా, ఈ ఇండియా అలయన్స్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఇండియా అలయన్స్ కు ఆదరణ ఇవ్వండి, మెజారిటీ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు। भाई और बहनों, मैं आज आप सबके सामने, आंध्र प्रदेश की जनता के सामने पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस वालों को कि भगवान न करे, ऐसा संभव नहीं है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, परंतु भगवान न करे आपको बहुमत मिला तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आप देख रहे थे आंध्र प्रदेश के धर्मावरम से सीधा प्रसारण, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जो चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हैं वो जारी रहेंगी। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा
पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ, चल रहा हूँ, चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरे के लेकर राम नगरी में जबरदस्त उत्साह है। मुस्लिम पक्ष के पूर्व याचिकाकर्ता इकबाल अंसारी ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुशी जताई है। इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी की सफलता की भी कामना की। हम चाहते हैं कि अयोध्यावासी भी बहुत खुश हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यकाल जो है 10 साल बड़ा बेहतर रहा, और आने वाला दिन भी जो है प्रधानमंत्री स्वयं बनकर दोबारा फिर आवे। आज जो है हम भी खुश हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत हम फूलों से करें। और पीएम मोदी के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार है जब पीएम अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान वे रामलला के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं, और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा, और साथ ही साथ शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद दिया जाएगा कि रामलला के कृपा बनी रहे, और इनके जो जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य पूर्ति हो, और साथ साथ इनके जो रोड शो करेंगे वो भी जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो। और श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हम सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण का काम 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाए। हम सब प्रयासरत हैं कि पूरा मंदिर 30 दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम कानपुर में अपने भव्य रोड शो की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इस रोड शो के दौरान भारी जनसैलाब उमड़ा और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। केंद्रीय मंत्री और
मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल ने मुंबई में रोड शो किया। कांग्रेस ने मुंबई नॉर्थ सीट से भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। मुंबई उत्तर से में इस सीट पर 20 मई को मतदान होना है। तो मुंबई उत्तर की सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चुनाव से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इंदौर लोकसभा सीट से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अक्षय कांति बम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। अक्षय बम ने कहा कि पार्टी से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिल रहा था और उनका जनसंपर्क बार बार रद्द किया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो करीब करीब जैसे इंदौर लोकसभा है तो 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होता है। लेकिन आप जब 2600 बूथ की बात करते हैं और 2600 बूथ पे आपको काम करना होता है तो किसी भी आदमी के पास कोई व्यक्तिगत टीम इतनी बड़ी नहीं होती है कि पूरे 2600 बूथ पे जाके अपना काम कर सके। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना के आदिलाबाद और महबूब नगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण डोड्डामणि हैं। राधाकृष्ण डोड्डामणि के खिलाफ बीजेपी के उमेश जाधव मैदान में हैं। उमेश जाधव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को हराया था। साल भर गर्म तापमान के लिए मशहूर ऐतिहासिक शहर गुलबर्गा में पहली बार चुनावी राजनीति में उतरे राधाकृष्ण डोड्डामणि और मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद बनाम मौजूदा संसद सदस्य उमेश जाधव के बीच तीखी लड़ाई देखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच छद्म युद्ध के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में खड़गे का बहुत कुछ दांव पर लगा है। He has got a double challenge. One is that as he is the president, he has the responsibility to steer the Congress to a victory pedestal. In his home turf, he has to ensure the Congress candidate victory first. Now he has to prove that his might in his own turf, in his own state. Candidate is Malikarjun Kharge, not his son-in-law. His son-in-law is only a symbolic. हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे को संविधान के अनुच्छेद 371 जे के तहत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले के रूप में देखा जाता है। लेकिन 1974 से अपनी 47 साल की राजनीतिक यात्रा में उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। कलबुर्गी लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए दिशा और दशा तय कर सकते हैं, क्योंकि यहां से कांग्रेस की जीत का मतलब हुआ कि कांग्रेस के नेतृत्व में नया जोश, वरना हार पर कांग्रेस पर ही पूरा सवाल निशान खड़ा हो सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी के उमेश जाधव एक बार फिर जीत हासिल करते हैं तो जाहिर है वो पार्टी में एक बार फिर जायंट किलर बनकर उभर सकते हैं।
गुलबर्गा लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने इस निर्वाचन क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई थी, लेकिन 2019 में उमेश जाधव ने यहां से सीट जीतकर भाजपा को आश्चर्यचकित कर दिया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन के पटल पर चुनौती दी थी कि वे 2019 के चुनाव में उन्हें हराएंगे। ये केंद्र सरकार की विकास की समर्थक पहल और कल्याणकारी योजनाओं ने ही गुलबर्गा में राजनीतिक परिदृश्य को बदला और खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। If a Congress president cannot win his own state, it reflects what happened to Congress in UP, Uttar Pradesh, where they lost the full ground. Rahul Gandhi had to flee from Amethi to Wayanad. The revenge politics or the return politics, Kharge has to give it to Modi that you cannot defeat me all times. राधा कृष्ण डोडामणि हमेशा खड़गे परिवार के लिए रणनीतिकार के रूप में काम कर रही हैं। ये उनका पहला चुनाव है। हालांकि कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के वफादार रहे उमेश जाधव का कहना है कि ये पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कामकाजी सरकार और नेतृत्वहीन विपक्ष के बीच की लड़ाई है। 7 मई को फैसला होगा कि गुलबर्गा का सदर कौन होगा। गुलबर्गा से आयशा खानम की रिपोर्ट। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव में प्रकाशकों के क्या होंगे चुनावी मुद्दे और क्या सोचते हैं वे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पर किताबों की दुनिया यानी कि दरियागंज के अंसारी रोड का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। हम मौजूद हैं किताबों की दुनिया में। जी हां, हम हैं दिल्ली के दरियागंज के उस अंसारी रोड पर जहां पर दाएं बाएं जहां भी निगाह उठा के डालेंगे तो केवल दिखाई देंगे प्रकाशक। क्या सोचते हैं प्रकाशक लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, आइए जायजा लेते हैं। प्रकाशक क्या सोचते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर? दिल्ली में आगामी 25 मई को मतदान होना है। सर आप बताइए क्या सोचते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि किसी अच्छे नेता को आगे आए जो कि हमारी पब्लिशिंग इंडस्ट्री का भी ध्यान रखे, क्योंकि पेपर के प्राइस थोड़े स्टेबल रहें और हम लोगों को किताबें प्रिंटिंग करने में इजीली अवेलेबल रहें ये पेपर। और तीसरा ये है कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी सरकार चुन करके आए और अच्छे लोग आगे आएँ जो कि जनरली बिजनेस का भी देखें, मोरलेस सब तरह से कि आदमी का रोज़गार भी मिलता रहे उससे। पब्लिशिंग इंडस्ट्री से लाखों लोग जुड़े हैं और हम लोग तो यही चाहते हैं कि मैक्सिमम मटेरियल जब मार्केट में बच्चों के लिए अवेलेबल होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी एग्ज़ाम में। और भी कुछ प्रकाशक हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर इस बार क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र का पर्व है। प्रकाशकों की तरफ से सारी जनता को ये अपील है कि कृपया इस लोकतंत्र पर्व का महत्व समझें और हर आदमी वोट देने जाए। एक स्थिर सरकार बने और युवाओं के ऊपर वो बहुत अच्छा ध्यान दे। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं वगैरह हैं उसमें वो कंटिन्यूस होती रहें और जो शैक्षिक सत्र वगैरह हैं अगर स्थिर सरकार आएगी तो वो बहुत अच्छी तरह चलेंगे। तो यही हमारा सुझाव है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आगामी चुनाव को, क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ये चाहेंगे कि एक स्टेबल सरकार चुन करके आए और हर युवा अपना मत दे और अपनी जो है कि बताए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस मत का। एक स्टेबल सरकार होगी तो उससे एजुकेशन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एक सिलेबस में स्टेबिलिटी आएगी और लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। सब चाहते हैं विकास करने वाली सरकार आए और बिल्कुल जो है कि अपने मत का उपयोग करें और अच्छी सरकार चुनें। प्रकाशक वर्ग को भी लोकसभा चुनाव 2024 का बेसब्री से इंतजार है। ये सभी लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो इन प्रकाशकों के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आम चुनावों से पहले 2 चरणों के मतदान प्रतिशत में आए गिरावट को विपक्ष की घटती लोकप्रियता से उन्होंने जोड़ा है। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मतदान कम नहीं है, अगर गिरावट आई है तो उसकी वजह यह है कि विपक्ष ने मतदाताओं को उत्साहित नहीं किया है और ऐसा लगता है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है।
संविधान बदलने के आरोपों पर भी रक्षा मंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इस मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस आरोप पर राजनाथ सिंह ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान संविधान में 85 संशोधन किए गए थे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के साथ साथ आत्मा को भी बदल दिया है और अब आप हमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के संपत्ति वितरण और विरासत कर जैसी अवधारणाओं को भी लोगों के बीच भय और भ्रम पैदा करने वाला बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ये अवधारणाएं लोगों में भय और भ्रम पैदा कर रही हैं, जिसका दुष्परिणाम आर्थिक मंदी के रूप में भी सामने आ सकता है। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई खबरें। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ हाँ चल रहा हूँ चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता के बयान से विवाद पैदा हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बयान दिया है कि हेमंत करकरे की मौत आतंकियों की गोली से नहीं बल्कि पुलिसकर्मी की गोली से हुई थी। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा आक्रामक हो गई है। भाजपा ने इसे आतंकियों को क्लीन चिट बताया है। भाजपा का कहना है कि इससे पहले भी बाटला हाउस मामले में कांग्रेस आतंकियों के साथ नजर आई थी। ध्यान रहे कि 26/11 के आतंकी हमले के दौरान हेमंत करकरे आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे प्रत्याशी और नेताओं ने, महाराष्ट्र के असलम शेख ने भी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार जो प्रत्याशी है, उन्होंने भी आतंकी नक्सलियों के लिए किस प्रकार से आंसू बहाए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर में भी किसकी आंखों से आंसू निकले और किसने मोहन चंद शर्मा जी की शहादत का मजाक उड़ाया, ये किसी से छुपा नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्र नीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है, ये आज स्पष्ट है। There was a book released called 26/11 RSS की साजिश, and the same statements are coming out today by a leader of opposition. So why are they trying to appease Pakistan and blame one community? As a country, we must stand together. When there is a terror attack on Indian soil, this should not lead to appeasement. This should not lead to division based on religion. We should speak in one voice. It's extremely shameful. I am ashamed that as an Indian, that a responsible leader from an opposition party is making this statement for the second time from the same party. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।